शेयर मार्केट में रुचि रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट एंड ट्रेड विद अमर। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप सभी ने पीएम मोदी जी का ये क्लिप सुना ही होगा, जहां वो रिसेंटली पार्लियामेंट में इनडायरेक्टली ये बता रहे थे कि कैसे पीएसयू यूनिट्स टर्न अराउंड स्टोरीज हैं और आज के दिन में पब्लिक को उसमें इन्वेस्ट करके पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये जो टर्न अराउंड स्टोरी है, मेरे हिसाब से खास करके बैंक्स उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि बैंक्स जो अ, पिछले मोदी गवर्नमेंट आने के पहले जो 10 साल थे, उसमें बैंक्स का जो ऑपरेशन था वो काफ़ी शेडी था। इसी कारण से काफ़ी बैड लोन्स बन गए थे। काफ़ी टेलीफ़ोन बैंकिंग वगैरह जो भी हम आजकल के पॉलिटिक्स में सुनते भी हैं, तो काफ़ी बैड लोन्स बन गए थे, एनपीए काफ़ी ऊपर पहुँच गई थी। बैंकिंग सिस्टम एक इवन कोलैप्स करने के कगार पे था, जैसा कि हम कई इकोनॉमिक सर्वे 14-15 के इकोनॉमिक सर्वे में इसको बताया जाता था। अम, सो हम देखना चाहेंगे कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ जो पीएसयू बैंक्स में पर्टिकुलरली हमारे सामने आ रही है, उसमें हम किसमें किन-किन बैंक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या सभी बैंक्स में कर सकते हैं? तो वो हम आगे चलकर देखते हैं। सो ये जो करंट विंडो आपके सामने खुला हुआ है, वो पीएसयू बैंक के इंडेक्स का खुला हुआ है। सो इसमें पर्टिकुलरली जो भी एक इंडेक्स है एनएसई का बना हुआ, जिसमें जो 12 बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका उनके कंपोनेंट के हिसाब से टाइल दिया हुआ है। जैसे कि एसबीआई के पास 28% है, पीएनबी के पास 12.5% है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास लगभग 20% है। सो उस तरीके से उसको इंडिकेट किया गया है। सो इन 12 बैंक्स को हम लोग आज कंसिडर करने वाले हैं, एक-एक करके। अ, सो जो ये जो 12 बैंक हैं, इनको जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट और में हम ईटीएफ, कई तरह के ईटीएफ हमारे लिए अवेलेबल हैं। सो निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा ठीक इसी इंडेक्स को, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रिप्लिकेट करते हुए ईटीएफ अवेलेबल है। ऑल्दो सिमिलरली डिफरेंट एसआईपी भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं, बट ईटीएफ भी है क्योंकि आप इसको डायरेक्टली नॉर्मल जो भी आपके ब्रोकर अकाउंट है, ब्रोकरेज अकाउंट्स हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। सो ये निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी पीएसयू बैंक बीस बोलते हैं इसको। इसमें 12 कंपोनेंट हैं, इसका जिक्र किया हुआ है। यहाँ से मैंने कॉपी करके इनके निफ्टी निप्पॉन इंडिया ईटीएफ का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसको मैंने कॉपी करके एक शीट बनाया है। इसमें मैंने ऑर्डर सॉर्ट किया हुआ है कि परसेंटेज के हिसाब से। अगर हम देखें क्विकली, तो अगर जो 12 कंपनी है, जो 12 पीएसयू बैंक्स हैं, उसके जो पहले ही टॉप 5 हैं, उसी में 80% हो जाता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि इस गवर्नमेंट का जो डायरेक्शन है बैंकिंग रिफॉर्म्स के तहत, वो बैंक को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। ऑल्दो वो साथ-साथ एनपीएस को भी रिड्यूस कर रहे हैं और एक अच्छे साइज़ तक लेके आ गए हैं। बट उनका जो मेन टारगेट है कि वो अ, बड़े और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, एसआईबीज़ बनाना चाहते हैं। एसबीआई ऑलरेडी एक डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, डीसिब बोलते हैं। तो ये टॉप 5 बैंक्स को ही ये लोग एक बड़े बैंक्स बनाना चाहेंगे और इसी में कंसोलिडेट करेंगे। कैसे छोटे-छोटे बैंकों को उनका बैलेंस शीट क्लियर करके मर्ज करेंगे बड़े बैंकों के साथ। तो यहाँ पर ये जो शीट खुला हुआ है, इसमें बैंक्स के नाम है, 12 बैंक्स के, उनका सिंबल है, उनका क्या शेयर है निप्पॉन के ईटीएफ में, और करंट मार्केट प्राइस उनका क्या चल रहा है। पिछले 12 हफ्ते में उन्होंने क्या हाई बना रखा है और उनका लो क्या है 52 हफ्ते में। लाइफ टाइम हाई क्या था इन 12 शेयर्स का। इनका मार्केट कैप कितना प्राइस के अराउंड है टोटल। इनका पी क्या है, प्राइस टू इक्विटी अभी क्या चल रहा है। और इन 5, मैं 5 से 2-3 आगे भी बढ़ गया, 2 आगे बढ़ गया हूँ, और मैं टोटल बैंक ऑफ इंडिया तक टोटल 7 कंपनीज़ को हम लोग एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि किसमें ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आ रहा है। और राइटली क्यों वहाँ तक करने का कारण एक और भी है, क्योंकि नीचे वाले बैंक्स के पीई काफ़ी ज़्यादा है। सो ऑब्वियसली ज़्यादा पीई में इन्वेस्ट करके फ़ायदा भी नहीं है। तो क्विकली हम लोग चलते हैं और पहले हम इस पीएसयू का ही चार्ट देख लेते हैं कि पीएसयू का चार्ट कैसा बन रहा है। सो रिसेंटली इसमें एक ब्रेकआउट आया है। अ, ये मैंने चार्ट खोल रखा है पीएसयू बैंकिंग 20 का, और इसके जो अभी हमारे सामने जो विंडो खुला हुआ है, इसमें हमें दिख रहा है कि कैसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जिसके हिसाब से इसका टारगेट लगभग 90 का आता है और करंट प्राइस लगभग 51 के लगभग है। वहाँ से 70-78% का रिटर्न यहाँ से बनता हुआ दिखता है। और चूँकि ब्रेकआउट भी आ गया है और ये कन्फर्म भी हो गया है। और इसी के साथ ही मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि कैसे जो वॉल्यूम है, जब ये लोअर पॉइंट से ऊपर बढ़ना चालू किया था, तो कैसे यहाँ पर वॉल्यूम इतना ज़्यादा आ गया। इसके पहले भी वॉल्यूम है, लेकिन काफ़ी काफ़ी कम है। बट इसमें वॉल्यूम कैसे एक्स्पोनेंशियली बढ़ रहा है, तो ये हमें एक सिग्नल भी देता है कि इसमें अच्छा खासा अक्यूमुलेशन हो रहा है। प्राइस राइज़ के साथ अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो तो अक्यूमुलेशन ट्रेंड दर्शाता है। सो अब हम तुरंत चलते हैं और हम देखते हैं कि क्या-क्या कारण है कि अगर इन सातों कंपनीज़ में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या कारण है। पहला बात है कि एसबीआई का बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा है
और इन्होंने इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है बैंकिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। अभी ये अपनी लाइफ टाइम हाई के सॉरी 52 वीक्स हाई के तो पास हैं ही, सारे बैंक्स पास हैं, बट एसबीआई खास करके अपने लाइफ टाइम हाई के भी पास है और इसको ये कभी भी ब्रीच कर सकता है। इसको हम लोग इसके चार्ट पे हम लोग तुरंत चल के देखते हैं कि कैसा पैटर्न बन रहा है। लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट आउट हियर और हम देखेंगे कि जो यहाँ लाइफ टाइम हाई ऑलरेडी बना चुका है, तो यहाँ पर इसका जो टारगेट आ रहा है, यहाँ पे वो फिर से इनवर्स साइड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और करंट प्राइस से इसका जो टारगेट है वो 30% है। ठीक है। सेकंड जो बैंक है वो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा अभी काफ़ी कम पी पे अवेलेबल है, ऑल्दो ये अपने लाइफ टाइम हाई और 52 वीक्स हाई के लगभग लगभग पास है, 15-20% का ही अंतर है। बट अब हम लोग देखते हैं कि इसका टारगेट क्या बनता है यहाँ से। तो इसका टारगेट काफ़ी बड़ा है और ख़ास करके पी भी कम है। तो यहाँ से हम हमें ईज़िली यहाँ से इसका जो टारगेट दिख रहा है वो 86% रिटर्न हमको दिख रहा है। अब ये रिटर्न आने में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं बता सकता, बट मिनिमम 6 टू 12 मंथ्स आराम से लग सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट आ चुका है यहाँ से, तो आगे बढ़ेगा ही। इसमें भी आपको वॉल्यूम ट्रेंड्स वैसा ही दिखेगा। इसके बाद चलते हैं हम लोग तीसरे शेयर पे, जो कि पीएनबी है। पीएनबी में पी ज़्यादा है पब्लिक सेक्टर एंटिटी के हिसाब से, बट ये अपने लाइफ टाइम हाई से भी काफ़ी कम पे है और इसका चार्ट में भी कुछ रीज़न्स है। बट पीएनबी का मैंने फंडामेंटल खोल रखा है कि जो इसका फंडामेंटल है, अभी अगर आप देखें तो इन्होंने अपना पूरी इफिशिएंसी वापस गेन नहीं किया है, बट इनका सेल्स धीरे-धीरे इंप्रूव कर रहा है। ऑल्दो ये एनपीए भी अपना रिड्यूस कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से, इवन नीरव मोदी वाले केस के बाद से, ये प्रॉफिटेबल तो स्टार्ट हो गए, प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी ग्रो कर रही है, बट बहुत स्लोली ग्रो कर रही है। क्योंकि अगर आप देखें कि 93,000 करोड़ का अगर सेल्स है, उस हिसाब से अगर सिर्फ 5% 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो रहा है, तो वो काफ़ी कम है। अगर स्टैंडर्ड एसबीआई का एफिशिएंसी भी देख लें, क्योंकि एसबीआई मतलब 5-10 यू नो आराम से 4 गुना बड़ी कंपनी है पीएनबी के हिसाब से, क्योंकि सेल्स देखिए उसका 1 लाख करोड़ का है पर क्वार्टर, इनका 25,000 करोड़ का है पर क्वार्टर, और इनका जो फ़ायदा है एसबीआई का पर क्वार्टर वो 20,000 करोड़ का है, और इनका अगर इसका 1/4 भी देखें सेल्स के हिसाब से, तो लगभग आना चाहिए 5,000 करोड़। उसको जब तक ये रियलाइज़ नहीं करते हैं, इनका इनका प्राइस भी उस हिसाब से रियलाइ मतलब बेटर नहीं होगा। तो अगर यहाँ से ये एसबीआई जितना एफिशिएंसी भी अगर हासिल कर लेते हैं, तो इनका प्रॉफिट यहाँ से 4 गुना होना चाहिए पर क्वार्टर। 4 गुना होने का मतलब है कि पीई इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 1/4 हो जाएगा, व्हिच शुड बी अराउंड कमिंग अराउंड 4। तो अब इसका जब जैसे ही फॉरवर्ड पी अगर 4 कोई रियलाइज़ करता है, तो इसके इसमें प्राइस ऑटोमेटिकली भागेगा। सो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम इसका चार्ट देखें क्विकली, तो चार्ट देखने पे हमें दिखेगा कि इसका जो टारगेट बन रहा है इसमें भी रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अभी के लिए तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पर आपको कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा था, जिसमें ब्रेकआउट भी आ गया है और इसका टारगेट बन रहा है 98 का। बट ये जो बड़ा वाला जो आगे चल के जो 99 के लगभग जो ये पैटर्न बनाएगा, वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाएगा। जब उसमें ब्रेकआउट आएगा, तो इसका टारगेट 172 तक होगा। तो इसमें करंट प्राइस से लगभग 177% का रिटर्न है। सिमिलरली आपके जो बाकी बैंक्स है, कनारा बैंक में 4 का पी है, काफ़ी लो पी है, बाकी सब में भी लो पी कारण है। अब हम लोग तुरंत बचे हुए चारों बैंक्स का भी चार्ट देख लेंगे और देखेंगे कि टारगेट ऊपर का आ रहा है या ये ऑलरेडी ऊपर भाग चुका है। तो यहाँ पर कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये इसका रेखा है, यहाँ पर ये कप बना, ये हैंडल बना, और इसका टारगेट आपको, मैंने इसी रेखा को, ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने इस नेक पे प्लॉट किया है, तो इसका टारगेट आ रहा है लगभग 608, विच इज़ 85% यू नो अबव द करंट प्राइस। अगले बैंक पे चलते हैं, तो वो है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक अपने लाइफ टाइम 52 वीक्स हाई के आसपास है, लेकिन अपने लाइफ टाइम हाई से 1/4 पे है। इसका पी फिर भी इतने भागने के बाद भी 6 का ही पी है, और इसका जैसा इंप्रूवमेंट है अभी कुछ दिन पहले, इसका जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर भी कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है और इसका टारगेट करंट मार्केट प्राइस से 80% ऊपर है। अगले बैंक पे चलते हैं, और इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का अगर हम देखें, तो इसका भी वैसा ही कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है, और ये इसमें ब्रेकआउट काफ़ी पहले आ चुका है, आई थिंक 2-3 दिन पहले ही आया है, और ये उसके बाद रुका नहीं है, ये भागा है, इसीलिए इसमें 54% का ही रिटर्न है। वैसे ही जैसे ये भागा, बाकी सब बैंक्स में भी, बाकी सभी बैंक्स ब्रेकआउट देंगे और रन करेंगे। तो अम, अगला जो 7वां बैंक है, ये हमारे कंसिडरेशन का आखिरी है। हम 12 बैंक को स्टडी नहीं कर पाएंगे 10-15 मिनट के वीडियो में। तो यहाँ पर भी कप विथ हैंडल पैटर्न, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कप विथ हैंडल पैटर्न बनेगा, कि जिसमें मल्टीपल कप बनते हैं, या इसको हम लोग रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का पैटर्न एक ही तरह से डिसाइड होता है और एक ही तरह से ये काम करते हैं। किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों इतना सक्सेसफुल होता है। अम, तो अगर आप देखें, तो करंट मार्केट प्राइस से इसका जो टारगेट बन रहा है वो 89% ऊपर है। इसको आई थिंक ये पुराना है, जब मैं इसको कंसिडर कर रहा था, तो तब वहाँ से 113% का रिटर्न था जिस प्राइस से था।
बैंक ऑफ इंडिया, बट अभी के लिए ये 90% का रिटर्न दे रहा है। तो जो मैं सबमिट कर रहा हूँ अपना जो एनालिसिस है वो ये है कि बहुत लोगों को डर लगेगा कि बैंक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा लगाए, कुछ स्कैम हो जाए इन बिटवीन तो पैसा फंस सकता है। सो इसलिए एक कलेक्टिव बकेट में पैसे डालने से आपका पैसा भी सेफ रहता है, वेल डाइवर्सिफाइड रहता है। उस हिसाब से ये जो PSU बैंकिंग ETF है मुझे काफ़ी लुक्रेटिव लगता है। मैं अभी इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, बट मैं इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। आई हैव कपल ऑफ मोर डेज टू थिंक अबाउट इट, और ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है। मैं अपने अकाउंट में ना भी करूँ तो मैं अपने फैमिली के अकाउंट में ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी सेफ रिटर्न है, स्पेशली विदाउट टेकिंग मच ऑफ अ रिस्क। नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में डेफिनेटली 77% या अगर इसको नॉर्मल टर्म्स में कहें तो अबव 30% रिटर्न आपको एक साल में बनते हुए दिखता है, कम से वेरी मिनिमम रिस्क लेके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी था, मुझे लगा कि ये एक अलग टाइप का इन्फॉर्मेशन होगा, सो मैं ये शेयर करने का सोचा। होपफुली ये आपके नॉलेज के लिए और आपके अवेयरनेस में हेल्प करेगा, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, बाय। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मैंने अपना ट्विटर का भी हैंडल दे रखा है, आप चाहें तो वहां पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।